Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Why Abhishek sir is back again with a new chapter and that is the last chapter also of your book. ये लास्ट चैप्टर कैसे हो गया अभिषेक सर? अभी तो हम लोग मिले हैं. तो बच्चों ये क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है. तो हमारा 4 बुक है ना बच्चों, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है. तो पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर 5 है जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. हम लोगों ने स्टार्टिंग की लाइन कैसे स्टार्ट की चैप्टर 1 से? जैसे कि बच्चों को याद होगा, पावर शेयरिंग का ये चैप्टर आपको याद ध्यान हो, जहां पर मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया था कि हमने जो कुछ भी इस जर्नी में, जो लास्ट क्लास में जर्नी स्टार्ट की थी, किसी जर्नी स्टार्ट की थी, डेमोक्रेसी की एक जर्नी स्टार्ट की थी. डेमोक्रेसी की एक जर्नी स्टार्ट की थी अभिषेक सर. उसी जर्नी में अब लास्ट में कहां आ गए हैं? हम लास्ट चैप्टर में आ गए हैं जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी अभिषेक सर, लास्ट चैप्टर की तरफ. तो ये बिगनिंग थी जहां पावर शेयरिंग में मैंने आपको एग्जांपल देने का ट्राई किया था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से कि पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है. जब भी आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का ट्राई करते हैं तो जनता में क्या आता है? डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है और सिविल वॉर के सिचुएशन आ जाते हैं. In the second chapter, Federalism, where I try to teach you, there is division of power between whom? Center and state. और इसी में हम लोगों ने समझा था कि इंडिया कंप्लीटली फेडरल नहीं है, इसीलिए इंडिया को क्वाज़ी फेडरल कंट्री कहते हैं. और थर्ड चैप्टर में हमने इस क्या सीखा था बच्चों? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में, कि जेंडर किस तरीके से वुमेन्स ने इंडियन सोसाइटी में सफर किया है, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें बेहतर हुई हैं. वैसे ही रिलीजन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये समझा था हमने. उसका सोल्यूशन क्या है, ये समझा. कास्ट कैसे इवॉल्व किया और आज तक कैसे कास्ट हमारी समाज में है, ये चीज समझाई आपको. उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज समझाया आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज में नेशनल पार्टी किसे कहते हैं, स्टेट पार्टी किसे कहते हैं, कौन रिकॉग्नाइज करता है, किस पैरामीटर पे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी थी. और 7 नेशनल पार्टी के बारे में जानना था. आज बच्चों लास्ट चैप्टर पे हम आ चुके हैं. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. दिस पेरिफेरी पॉल्स जो आपके सामने है ये हम खत्म कर चुके हैं. आज चलो बच्चों बुक को खत्म करते हैं. और हमेशा का तरीका, जिस तरह अभिषेक साहब क्या करते हैं, आपको ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर क्या है, क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर से. तो समझना कि एज वी बिगिन टू वाइंड अप का टाइम बच्चों, लेकिन किताब का अभी बच्चों बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है. वाइंड अप आर टूर ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज टाइम टू मूव बियॉन्ड डिस्कशन ऑफ स्पेशल थीम एंड आस्क जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन. अब क्योंकि ऑलमोस्ट एंड पे है, चलो स्पेसिफिक पॉइंट से हटते हैं और कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. लेकिन जो मेरा नोटिस है इस बोर्ड पे बच्चों, अब जनरल क्वेश्चन भले पूछने वाले हैं, लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं एनालिटिकल पावर को भी टेस्ट करेंगे हम. जैसे कि अगर मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आपने उसे याद किया हो डेफिनेशन को, तो आप कह दोगे कि अभिषेक सर, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू एडमिनिस्टर द स्टेट. ये याद किया हुआ चीज हो गया बच्चों, ये नहीं. फिर क्या? अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि what does democracy do? And now here a student will think कि democracy तो ये था, लेकिन democracy करता क्या है? See, you have to use your brain, and this is the difference. And by this I want to teach you कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है इस बार. कैसे डिवाइडेड है? कुछ क्वेश्चन आपके फैक्ट्स के बेस पे आ जाएंगे जो आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे. जो चीज बुक में लिखी हुई सीधे सीधे पूछ लिया गया. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पूछ लिया गया आपसे कि आपकी कंट्री कब आजाद हुई, तो आपने सीधे एक फैक्ट प्रेजेंटेशन दिया 1947 में. 1947 में बच्चों आपकी कंट्री आजाद होगी. लेकिन या फिर बच्चों आपने कोई डेफिनेशन याद की हो, मैंने अभी बताया बच्चों, कोई पूछ लिया व्हाट इज डेमोक्रेसी. लेकिन जहां पर आपको सोचना पड़े, सोचना क्या पड़े बच्चों, जैसे मैंने पूछ लिया
कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। अब ये मैंने एग्जैक्टली नहीं किताब में पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने समझ कर यहां तक मेरे साथ अगर आए हो तो आप समझोगी कि दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट है, कैसे वहां पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है और यहां पर ओवरलैपिंग है, यहाँ चेक एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आपको समझना है कि आपको केवल याद करके नैया आपकी पार नहीं होगी, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, डेमोक्रेसी क्या करता है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो डेमोक्रेसी आपको वोटिंग राइट दे रहा है कंट्री में, इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, अपनी इंडिविजुअल डिग्निटी साथ जीने का मौका दे रहा है, बहुत सारी चीजें आप ऐसे बोल सकते हैं। ओवरव्यू है, सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका लिए बच्चों मैंने एक इमेज लगाई है, इमेज के माध्यम से पैरेलल लर्निंग करते रहिएगा बच्चों। मैंने ध्यान दिया है कि हमें पता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं। एक है बच्चों आपकी आजादी, और पूरा मीडिया ही लिखा है इसमें, लेकिन आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी होता है। और मैंने चौथा स्तंभ के बारे में बात किया है, जो कि मीडिया हो सकता है, जो कि प्रेस हो सकता है। ये सभी लोग चौथे पिलर होते हैं। यहाँ मैंने चारों पिलर वही लगा दिया था, लेकिन आपको याद रखना है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी 3 पिलर होते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरा मीडिया या प्रेस होता है। तो क्या है बच्चों, तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि ये सभी काम करें, साथ में बच्चों ये भी अपना काम करें, जो कि नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग बात है बच्चों, बायसनेस बहुत दिखाई देती है। तो क्या रीजनल एक्सपेक्टेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है बच्चों, कि मेरी सोसाइटी में क्राइम ना हो, क्रिमिनल्स को मौका ना मिले इलेक्शन लड़ने का। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी डेमोक्रेसी से, आप यहां पर समझेंगे। ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ। देखते हैं बच्चों कि क्या डेमोक्रेसी एक्चुअल फुलफिल कर पाती है। ट्राई तो करती है बच्चों, लेकिन पूरा फुलफिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुतों का मन होगा कि समाज में इकोनॉमिक इक्वालिटी आए, गरीबी ना रहे, लेकिन हमें पता है बच्चों कि समाज में अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन है समाज का जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। तो यह सभी शेख सर, कई बार इसका आंसर नहीं हो सकता है, रियलिटी में एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है, कई बार हाँ भी होता है। वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर सम क्लैरिटी एंड हाउ थिंक on this subject. We proceed to look at the expected and actual outcome of the democracy in various respect: quality of the government, economic well-being। अब मुझे समझना है कि क्या डेमोक्रेसी सच में वो काम कर पा रही है, एक्सपेक्टेशन में फुलफिल है। तो मैं इन पैरामीटर्स चेक करूंगा कि किस क्वालिटी का मुझे सरकार मिल रहा है, इकोनॉमिक वेलबींग कितना हो पा रहा है, समाज में इनइक्वालिटी कितनी है, 3 हो गया, सोशल डिफरेंसेस कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं होता है, क्या हमारे पास आजादी है, क्या हमें अपने डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिल रहा है। अगर ये सभी आंसर आपको सही पॉजिटिव मिलते हैं, इसका मतलब आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है। समझना, अगर ये सारी चीजें अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है। अगेन इट्स अ ओवरव्यू ओनली, जहां पर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कुछ। अब आप बड़े हो रहे हैं, आप हर बार याद करके एग्जामिनेशन में नहीं आ सकते हैं, तो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिए। कोई भी फिक्स आंसर कुछ आंसर्स का नहीं होता है, आप अपने विचारों से, अपने अंडरस्टैंडिंग से एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो ये समझाने का तरीका है। अगर आपको इन पॉइंटर्स पे पॉजिटिव नोट अगर आपको आता है अपनी कंट्री को लेके, तो हाँ आपकी कंट्री अच्छा कर रही है, ये आप समझ सकते हैं। कंट्री, इस चैप्टर में कंट्री बोला हूं, इस चैप्टर में कई बार बच्चों डिक्टेटरशिप वर्ड का यूज होगा और डेमोक्रेसी वर्ड का यूज होगा। तो दोनों का मतलब मैं अभी तुरंत क्लियर कर दे रहा हूं, जिससे कि अगर चैप्टर के बीच में अगर आए तो आप कंफ्यूज मत हो। डिक्टेटरशिप समझाने पर डेमोक्रेसी मत बच्चों। डेमोक्रेसी में क्या होता है, नॉर्मली ताकत लोगों के पास होती है, जो आपकी प्रजा है, जो जनता है, जो नागरिक है, ये अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो सरकार चलाती है, ठीक है। और निश्चित समय के लिए 5 सालों के लिए फिर वापस से लोग एक
नई पार्टी को चुन सकता है या सेम पार्टी को चुन सकता है। मतलब ताकत किसके पास है? ताकत है लोगों के पास। ये साफ साफ मुझे दिखाना है डेमोक्रेसी में। डेमो मतलब ही होता है, डेमो मतलब ही होता है पीपल, और क्रेशी मतलब होता है टू रूल। तो मतलब कि लोगों का रूल होता है यहाँ। डिक्टेटरशिप में कई बार हो सकता है कि वन पर्सन रोल हो, एक व्यक्ति पूरी कंट्री को चला रहा हो, या हो सकता हो केवल एक पार्टी हो, एक पार्टी चला रही है। तो जब ताकत डिवाइडेड नहीं होती है, डिवाइडेड नहीं होती है, कोई एक ऑर्गन, कोई एक बॉडी, कोई एक व्यक्ति पूरी कंट्री को चला रहा हो और अपने तरीके से हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना, तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहेंगे डिक्टेटरशिप। अब देखो आगे, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम? हाउ कैन वी एक्सेस? ऑब्वियसली, अगर इफ यू वांट टू एक्चुअली democracy to access, so democracy is a better form of government than dictatorship in the following respect. अब देखो ये टॉपिक थोड़ा सा जस्टिस नहीं कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू से कि हाउ वी एक्सेस वी कैन से डेमोक्रेसी, कि अच्छा आउटकम इसका हो रहा है। तो आप कई बार बच्चों ऐसे कहते हो वो बुरा है इसलिए ये अच्छा है। हर बार ये तरीका सही नहीं है। द ओपनिंग लाइन ऑफ योर बुक क्या कह रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी में, मैंने वो स्किप कर दिया, मैं समझा दे रहा हूँ कि अभिषेक सर की समझाना चाह रहे हैं कि हर बार ऐसे नहीं चलेगा कि अच्छा बताओ ए और बी में कौन अच्छा है, अरे ए बुरा है इसलिए बी अच्छा नहीं, बी की क्वालिटीज बताओ मुझे, वो क्यों अच्छा है। तो तुम बताओगे कि डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वालिटी है अमंग सिटीजन्स। फर्स्ट पॉइंट सी, यहां पर मैं ये लाइन नहीं कह रहा हूं कि डिक्टेटरशिप बुरा है इसलिए अच्छा है डेमोक्रेसी, नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने डेमोक्रेसी की तारीफ की। यहां पर क्या है, इक्वालिटी है नंबर वन। कैसे इक्वालिटी है? हमारे पास डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। इफ यू कैन रिकॉल आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। यस अभिषेक सर। फिर क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, एनहेंस द डिग्निटी। और डिग्निटी ये नहीं कि केवल किसी एक रिलीजियस ग्रुप की या फिर व्यक्ति विशेष की, एलीट ग्रुप की, नहीं। डिग्निटी हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल की, आपकी मेरी सबकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करता है बच्चों। तीसरा, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये कैसे संभव है? डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छा हो रहा है? तो ट्राई टू नोटिस, डिसीजन मेकिंग ऐसे अच्छा है कि आपका डिसीजन कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा, एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा। कैसे लेगा? आपने बिल को ड्राफ्ट किया, उस बिल को प्रेजेंट किया लोकसभा में, उस बिल को प्रेजेंट किया लोकसभा में, यहां डिस्कशन हुआ, स्क्रूटनी हुई, चेंजेस लेके आए गए, उसके बाद अगर वो सही लगा, अगर हाँ कहा गया, यस हुआ इस बिल पे, तो ये जाएगा राज्यसभा में, ये बिल जाएगा राज्यसभा में। ओके, राज्यसभा में चला गया, यहां पर भी डिस्कशन होगा, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद बच्चों ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साइन करेगा। अब क्या है, ये पास मान लिया जाएगा, ये पास मान लिया जाएगा और ये बिल बन जाएगा एक्ट। जब बच्चों आपको पता है कि यहां भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहां भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, जब आप ऐसे फैसले लेते हो, ये नहीं कि आप सो के उठे और आपका मन है कि हमें ये करना है, नहीं। आपने एक लेजिटिमेट प्रोसेस को फॉलो किया, उसके बाद एक डिसीजन तक पहुंचे हैं। इसका मतलब यहां पर क्या है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है। और इतना ही नहीं, कोई गलती अगर हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। कैसे रिजोल्यूशन? फिर से देखो बच्चों, आप वापस, अगर कोई चेंज भी लाना है आपको, तो आप वो अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट कर सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, और वो फिर से प्रोसेस से पास होगा। अगर आपने सुना होगा बच्चों, आर्टिकल 370 वाज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया।
मतलब कि अगर आपको लगता है किसी प्रकार का चेंज लाना चाहिए, आपसे गलती हुई है, तो आप उसे भी सुधार सकते हैं। नंबर 5 देखिए, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ओके बच्चों, मैंने ये पॉइंट ऊपर पढ़ दिया था। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक का मैंने समझा दिया है। प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपके पास बॉडी है, कैसी बॉडी है? आपके पास एग्जीक्यूटिव है, आपके पास लेजिस्लेचर है, आपके पास जुडिशरी है। स्पेशली जुडिशरी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये क्या करता है? उसे रिजॉल्व करने का काम करता है बच्चों। यस, आपने देखा होगा ना, जजेस क्या करते हैं? मतभेद हुए हैं, वाई अपनी बातें रखी और जुडिशरी से रिजॉल्व करने का ट्राई करता है। तो होप अब आप कह सकते हो, अब आप कन्विंस हो सकते हो, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ बेटर गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बुरा है इसलिए अच्छा है। दीज आर द 5 pointers. Now you can convince your examiner that democracy is good for our country and for people also. After knowing this, the second pointer is talking about a democracy, yeah, procedure, accountable, responsible, and legitimate government. Before we try to understand the context of this, I think I missed one cartoon from here. I want your attention, Bichu. I want your attention here. आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है? लेट मी सी द इमेज, कि आपको ये क्लियर इमेज दिखाई दे रहा है कि दिया रहा है? तो बड़ा कर देता हूँ। देखना, अब तो सबको क्लियर होगा। एक इंसान, बूढ़ा सा इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। एक बूढ़ा सा इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है, और इस पत्थर पे लिखा है डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये इंसान जो बूढ़ा हो चुका है वो डेमोक्रेसी है। हाँ, हम लोग 1947 में बच्चों, 1947 में बने थे, आजाद हुए थे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ गए थे। आज 2026 है, समय बीत चुका है। इसका मतलब मेरे कंट्री की उम्र, मेरा जो डेमोक्रेसी है वो बूढ़ा हो चुका है। लेकिन आप देखिए अभी भी इसके तरफ पथराव हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर क्या है बच्चों? दीज स्टोन्स आर द डिमांड ऑफ द पीपल। ये क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट का डिमांड है कि ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं एक अलग स्टेट में, सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, है ना? किसी का बॉर्डर इशू है, बिकॉज है कुछ टू गेट मोर डीए। और ये इशू दिखाई दे रहा है बच्चों, शायद ब्लर हो गया है, मानो कोई और इशू है बच्चों। आपकी बुक में अगर दिखाई दे रहा है बताना मुझे कि ये इशूज क्या है। ये डिमांड्स है लोगों के जो अभी भी डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम जब बड़े होते रहते हैं तो हमारे डिमांड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी कितने शान से इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी की यही खासियत है बच्चों कि हर इंसान अपनी बात रख सकता है, अपने डिमांड रख सकता है। इस इमेज के माध्यम से दिखाया गया है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो ये इमेज बच्चों एग्जामिनेशन में कई बार आते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं इन वर्ड्स के ऊपर। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है अभिषेक सर? दैट मीन्स, आपको आपकी घर की कहानी बताता हूं कि मान लो मम्मी ने दूध चढ़ाया बच्चों। मम्मी ने क्या किया है? दूध चढ़ाया है, और आपसे कहा है, आपसे 3-4 भाई बहन हैं, लेकिन केवल आपसे कहा है कि दूध देखते रहना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। गैस पे चढ़ा हुआ है। क्योंकि आपसे कहा है तो यू विल बी अकाउंटेबल। यू, अगर कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तो वो आपकी जवाबदेही रहेगी, क्योंकि आपसे कहा गया था। तो जिन सरकारों को आप चुनते हैं, आप वोट डालते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपका काम होना चाहिए, भारत का विकास होना चाहिए। और क्योंकि वो अकाउंटेबल है तो वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। जिम्मेदारी है उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो जैसे कि बच्चों कि आपको कहा गया दिया काम, यू आर द अकाउंटेबल वन, यू आर द आंसरेबल वन,
आपसे पूछा जाएगा सवाल जवाब, इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका ध्यान रखने की। और क्योंकि मम्मी आपकी घर की बड़ी हैं, उन्होंने आपसे ऐसे हवे में नहीं कह दिया, क्योंकि मम्मी ने कहा है, तो इसका मतलब वो डिसीजन भी, वो जो ऑर्डर भी है, वो एक लेजिटिमेट ऑर्डर है। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज जो एक फॉर्मल तरीके से स्टैब्लिश की जाए, रूल के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाए, उसे कहेंगे लेजिटिमेट वे। तो समझना, आप क्यों थे, क्योंकि आपका वो काम था, आपको कहा गया था। तो वैसे ही बच्चों, अब घंटे के रिस्पेक्ट में समझते हैं, पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर। कैसे कंट्रोल है? अब ध्यान दो, इस अकाउंटेबल वर्ड पे आ जाओ, क्योंकि आपने चुना है, आपने चुना है, तो वो लोग आपके लिए, आपके प्रति अकाउंटेबल होंगे। होते नहीं, अलग बात है बच्चों। सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, नॉट ऑलवेज। थर्स डेमोक्रेसी, मतलब नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वी कैन से, थर्स डेमोक्रेसी पोसीजन अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन। इसीलिए देखो बच्चों, क्योंकि मैंने वोट किया इसीलिए आप चुने गए, इसीलिए डेमोक्रेसी में जो सरकारें हैं वो अकाउंटेबल है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। यहां समझो बच्चों, क्योंकि जनता ने, मान लो बच्चों ये कंट्री है आपकी, डिफरेंट लोगों ने बच्चों मिलके क्या किया? वोट किया। वोट करने की वजह से एक कौन बना बच्चों? एक सीएम या पीएम कह लो, ये बना। क्योंकि आपने इसे वोट करके बनाया है, तो इसका मतलब आपका भी पार्टिसिपेशन है, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, है ना? डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, आपका भी से है। तो ये क्या होंगे? ये आपके प्रति जिम्मेदारी इनकी होती है, आपके प्रति क्या होंगे? अकाउंटेबल होंगे। ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं। एंड रिस्पॉन्सिबिल रिस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। दो वर्ड यूज कर लिया। आपने चुना है, इसके लिए आपके प्रति इनकी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। और क्योंकि अब आप बने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिससे लोगों के नीड्स पूरे हो, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो। अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो आपके प्रति सवाल जवाब हो सकता है, बिकॉज यू वर द अकाउंटेबल वन। जैसे बच्चों, मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैं आपका बच्चों सिलेबस खत्म कर दूंगा, ये 5 चैप्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी अपने प्रति ले ली कि मैं आपको सिलेबस खत्म कर दूं। अगर नहीं होता है या कुछ खराब होता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ध्यान देना। अगर अब ये दो वर्ड समझ में अगर आते हैं, लेजिटिमेट वर्ड का शायद आप पे यूज नहीं है, तो मैंने कह दिया एनीथिंग दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या बाय फॉर्मल प्रोसेस। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स। अच्छा लिखा तो है बच्चों, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, यही इसी कहते हैं बच्चों लेजिटिमेट। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर can find out this information. Citizen can take part in decision making whenever they want. लिखा है बच्चों ऐसा कि जब भी नागरिक चाहे उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकता है। हो सकता है उस डिसीजन में ना रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिसीजन लिया, आपने बिल पास किया, पूरी जनता साथ में आ जाएगी और आपको प्रेस के सामने सवाल जवाब कर सकती है कि आपने वो फैसला क्यों लिया है। समझ आ रहा है? अगर नहीं पसंद आ रहा है, तो बाद में आपको लिए वोट ना करके भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया में शामिल होना हुआ। लोगों के डेमोक्रेसी क्या है? लोग सेंट्रिक है, पीपल सेंट्रिक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। क्यों लोगों की सरकार क्यों है? क्योंकि लोगों ने ही तो पावर दिया है, लोगों ने तो वोट किया है। पीपल विश टू बी द रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग अपनी इच्छा से व्यक्तियों को चुनते हैं और वो रूल करते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या है, ये लोगों की अपनी सरकार है। और अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस लाइन है बच्चों, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल। लोगों के द्वारा है डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर पीपल के लिए ही है ना? एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन की फेमस लाइन है बच्चों।
तो ये समझाया मैंने आपको, ये तीनों वर्ड समझा दिए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट एंड मूविंग अहेड। मूविंग अहेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज अ थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग है, और उस हेडिंग से पहले जो आप ये जरा देखिए, ये रियलिटी दर्शाता है कि किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है, बटी हुई है, जो कहना कह लो। अगर बच्चों देखा जाए तो अपर पार्ट जो है वो कितना मस्कुलर है, इसका मतलब इसकी बेसिक नीड पूरी हो रही होगी, न्यूट्रिशन मिल रहा हो। अच्छा, नहीं दिखा गया, अब दिख रहा है, जूम कर देता हूँ, रुक जाओ, घबराना क्यों है बच्चों, वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी ओवर हियर, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस सर। तो इसका मतलब ये जो बड़ा सा हिस्सा है वो रिच क्लास को दिखा रहा है, जिसके पास सभी चीजें हैं। और एक बार और ध्यान देना, ये कैप है, जो ये कैप है, कैप हमेशा दिखाता है लग्जरियस चीजों को दिखाता है, क्योंकि जब आपकी बेसिक नीड पूरी होती है तब आप एक्स्ट्रा चीजों पे जाते हैं। तो ये कैपिटलिज्म को भी डिनोट करता है। इसका मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री बहुत अमीर है। जो मध्यम वर्ग है बच्चों, मध्यम वर्ग है वो बेटर है पुअर से, लेकिन इससे कमजोर है मध्यम वर्ग, ये दिखाया गया है। और देखो बच्चों, पुअर पीपल को दर्शाया गया है कि सॉक्स था जो इतना ढीला हो गया है कि हड्डी जैसा दिखाई दे रहा है और गिर पड़ा है सॉक्स नीचे। इसका मतलब इनके पास भोजन नहीं है, वेलफेयर स्कीम्स नहीं है, एक्सेस टू हॉस्पिटल्स नहीं है, इस चीज को दर्शाया गया है। और ये क्या है, यही है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया बच्चों, जो कि सैड है लेकिन सच है। अब समझते हैं क्या लिखा आपकी बुक में। अगेन ये कार्टून इंपॉर्टेंट है सर, एक कार्टून और रह गया बच्चों, मैं बार बार कार्टून छोड़ दे रहा हूँ, वापस आते हैं इस कार्टून पे। ये क्या दिखाया गया है, क्योंकि वहां पर उनकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो सरकार क्या आप पे ध्यान देती है, देखो यहाँ ध्यान से कि हाँ, सरकार आप पर, सरकार लिखा है, गवर्नमेंट लिखा हुआ है, सरकार आप पर नजर रखती है इस टेलीस्कोप के माध्यम से। एक्चुअल में से कोई टेलीस्कोप नहीं है, ये टेलीस्कोप क्या है, वो टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी सेंसस हो रहे हैं, है ना, कई बार बच्चों आपका जो डेटा होता है, आधार होता है, वो सरकारों के पास उसका डेटा पड़ा हुआ है, सरकार मना करती है कि नहीं है उनके पास, लेकिन जो होता है डिफरेंट पॉपुलेशन डेमोग्राफी का पता होना, ये सभी सूचनाएं क्या है, ये टेलीस्कोप ही है बच्चों। इसके माध्यम से वो अपनी प्रजा को जानती है कि उसके डिमांड्स क्या है, उसके वांट्स क्या है, उसके लिए बेनिफिशियल क्या है, उसके लिए नुकसानदायक क्या है, ये सभी सरकार जानती है और उसके अकॉर्डिंग फैसले लेती है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लाती है, सरकार इन चीजों का यूज करती है। अगर अब वापस आ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। पहला क्या लिखा है, द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, नंबर वन, आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी ये कई चीजों पर निर्भर करती है। प्रथम चीज है पॉपुलेशन साइज, वी ऑल अंडरस्टैंड बच्चों, अगर आपके पास पैसे कम है, आबादी ज्यादा है, तो सब गरीब रह जाएंगे ना बच्चों। ऐसा समझो कि अगर आप दो भाई बहन के मात्र हो और द फादर्स इनकम इज अराउंड 1 लाख रुपीज सपोज, तो इतने पैसे में आप दो बच्चों को आप थोड़ा पाल सकते हो, अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, हायर एजुकेशन में पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यही बच्चों 5-6 बच्चे अगर हो तो क्या होगा, पैसे कम पड़ेंगे सभी के पढ़ाई के लिए, तो हो सकता है कि आपको स्कूलिंग उस क्वालिटी की ना मिल पाए, ये सब संभव है बच्चों। तो हाँ, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल रहे, ऐसा कंट्री के ऊपर अप्लाई कर दो, कंट्री के ऊपर अप्लाई कर दो। इंडिया के पास पैसे कम है, पॉपुलेशन सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, अमेरिका सबसे अमीर है लेकिन पॉपुलेशन में बच्चों कम है, तो उनको बच्चों ज्यादा पैसे मिलेंगे, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो पहला है पॉपुलेशन साइज, दूसरा है ग्लोबल सिचुएशन, कि आपकी रिलेशनशिप कैसा है पूरे अन्य विश्व के लोगों के साथ। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या सभी लोग आपका साथ देते हैं, नहीं देते हैं, ये तो नहीं युद्ध करते रहते हैं। और फिर बच्चों इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्री, आपकी जो सरकार है उसके लिए प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जब आप आजाद हुए और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, आपकी प्रायोरिटी क्या थी, एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर प्रायोरिटी तो क्या विकास करेगा बच्चों, एग्रीकल्चर आपकी प्रायोरिटी थी, तो इंडस्ट्री तो ग्रो करेगा नहीं, तो एग्रीकल्चर सुधरा। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आया, आपने इंडस्ट्री पे फोकस किया, फिर आया आपने सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया, तो आपने अपने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपकी कंट्री चलती है।
This is a significant, there is a significant difference in the rate of economic growth between a country under dictatorship and democracy. अगर आप दोनों की आर्थिक विकास की तरफ देखेंगे, आर्थिक विकास की तरफ देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि डिक्टेटर कंट्री पैसे के मामले में अच्छा कर रहा है और डेमोक्रेसी उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन इसको मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, किस बात से कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा? सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की क्या है, कौन कंट्री है? आप बोलोगे यूएसए है। ये तो डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करती, डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। तो इस बात का हम लोग खंडन कर सकते हैं कि ऐसा है। तो जरूरी नहीं है कि आप डिक्टेटरशिप हो तभी पैसे कमा सकते हो, आप एक डेमोक्रेसी बन के भी पैसे कमा सकते हो जहां पे लोगों का भलाई हो रहा हो। So what? Democracy is preferred as to several positive outcomes. और एक पॉइंट मैंने आपको यूएसए एग्जांपल दे दिया, एक पॉइंट और देता हूं बच्चों। आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन आपको आजादी नहीं है, अपने डिसीजन नहीं ले सकते हो, अपने हिसाब से घूम फिर नहीं सकते हो, तो ऐसे पैसे काम के नहीं है। तो इससे बेहतर है थोड़े पैसे कम है लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं। इस कार्टून को जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शा रहा है और पैसे ना होने पे बच्चों कितनी कमजोरी है ये दिखाया गया है। और यहाँ देखो एक बच्चा गिर गया, जो पुअर बच्चा, पुअर किड लिखा हुआ है, क्यों गिर गया है? इसके पास हो सकता है अच्छा घर ना हो, सेकंड अच्छी हेल्थ केयर ना हो, स्कूलिंग अच्छी ना हो और भूखा हो। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है बच्चों, कहीं से भी गिर सकता है ये। तो लिखा है बी है, माय गुडनेस लिटिल फेलो हाउ फार डिड यू फॉल डाउन? कहां से, कितनी ऊंचाई से गिरे हो? पुअर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इकोनॉमिकली ये इन चीजों को शायद अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ध्यान से यहां देखो बच्चों, वॉइस ऑफ द पुअर, कि गरीबी है, आपने कपड़े सिले, साथ में बोलने का अधिकार भी नहीं दिया, मुंह भी सिल दिया। बच्चों आज के समय ऐसा ही है कि वॉइस ऑफ द पुअर। मैं एक और माध्यम समझाऊंगा आपको। हम सबको पता है कि हमारा डेमोग्राफी कुछ ऐसा है जहां पर पुअर पीपल सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, उसके नीचे आपको मिडिल क्लास दिखाई देगा बच्चों, मिडिल क्लास दिखाई देगा, और उसके ऊपर रिच क्लास दिखाई देगा। अब ध्यान देना, क्योंकि हमें पता है इनकी संख्याएं ज्यादा है, इसका मतलब वन हेड वन वोट से ये पावरफुल हुए। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं बच्चों, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्हें फेक प्रोमिसेस करते हैं या फिर पैसे देके वोट्स खरीद लेते हैं, और बाद में क्या होता है, जीतते इनके सपोर्ट से हैं बच्चों, लेकिन जीतने के बाद कोई इनकी बात करना नहीं चाहता है। ये आपको समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूं। यहाँ पर दिखाया गया है वॉइस ऑफ द पुअर, बाद में कोई नहीं सुनता है बच्चों। अब आते हैं इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द डे। The following positive point shows the relationship between democracy within economic growth and economic inequalities. कुछ पॉजिटिव चीज दिखाने का ट्राई कर रहा हूं बच्चों कि रिलेशनशिप क्या है आर्थिक विकास में और इनइक्वालिटी में। बच्चों ये सच्चाई है कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है क्या अभिषेक सर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट शायद हो रहा हो बच्चों, लेकिन साथ ही साथ इनइक्वालिटीज भी इंक्रीज कर रही है। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस तरह का रिलेशन बच्चों होता जा रहा है समय के साथ साथ, ये समझना पड़ेगा हमें। और लिखा हुआ है द डिक्टेटोरियल regime has had a slight better record than economic growth, but when we compare their records, only poor countries are there in is virtually no difference। तो लिखा है बच्चों कि अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से डिक्टेटरशिप कंट्रीज स्लाइटली बेटर कर रही हैं। केवल इस वजह से हम अपने आप को डिक्टेटर की तरफ देखने लगे, ये सही तरीका नहीं होगा किसी भी कंट्री के लिए। there can be a very high degree of inequalities within democracies। हाँ,
ये भी संभव है बच्चों, डेमोक्रेसी के अंदर रहो और इनक्वालिटी ना है, तो इनक्वालिटी बच्चों, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, उसके बाद बेसिक चीजें नहीं है। गरीब अभी भी रोटी कपड़ा मकान की तरफ देख रहा है, रिच क्लास बेटर रोटी बेटर हाउस, समझ रहा है, इसके लिए देख रहा है। दिस इज ऑफन इनइक्वालिटी ऑफ द opportunity available to the poor section of the society। ये क्या है बच्चों कि ऑफन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आप कहोगे पैसा नहीं है, भोजन नहीं किया है, और आप कहोगे कि समान अवसर दिया तो है, तो वो समान अवसर समान होते हुए भी समान नहीं है। इस बात को समझना। इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से हम तो खुश नहीं बच्चों, आपका पता नहीं। और बच्चों यहाँ पे सबसे अच्छा डायग्राम बना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बच्चों। जो कमियां हैं वो दिखा सकती है, जो दिखाते नहीं है बच्चों। और इस कार्टून को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आता है एग्जामिनेशन में, पूछा जाएगा कि क्या दर्शाया गया, आप बोलोगे इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दर्शाया गया है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे, कि अगर मान लो ये पूरा पैसा वर्ल्ड की इकोनॉमी है, 100% है बच्चों, ये पूरा पिज्जा 100% इकोनॉमी है, या फिर 100 रुपए मान लो, जो मानना है वो मान लो। मुझे ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको? मैं लिखता जा रहा हूँ, दिखा ही ना आपको, कुछ चेंज करता हूँ, उसे ब्लैक कर लेता हूँ। बहुत देर से इसे लिख रहा हूँ, बाद में पता चला कि आपको दिखा ही नहीं ये कलर, तो क्या होगा। हाँ, तो उसमें से देखो बच्चों, इतना बड़ा पिज्जा इतने सारे अमीरों के पास, 2% लोगों के पास है। शायद बच्चों अगर इनके पास ये छोटा सा स्लाइस होता तो इनकी भूख मिट जाती, लेकिन ये इतना जायंट सा 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैव दिस मच, दिस कैन बी द 2% ऑफ द इकोनॉमी, और ये बेचारा खा रहा है, बाकी का बच्चों परसेंटेज, ये इतने कम लोग खा रहे हैं। आर्थिक सिचुएशन है अभी आपकी कंट्री की, ये वर्ल्ड का है बच्चों, अगर ध्यान दो, अगर ये देखो वर्ल्ड वेल्थ की बात करें तो ऐसा है, लेकिन बच्चों इंडिया के लेवल पे भी ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा लोगों के पास कम पैसे हैं। अगर मैं सच बताऊं बच्चों, जितना स्टार्टिंग के 5 इंडिविजुअल के पास बच्चों जितने पैसे हैं, उतना ही पैसा 50 करोड़ लोगों के पास है बच्चों। ये एनसीईआरटी की 11th का डेटा है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, किसकी तरफ आएंगे अब हम लोग आएंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यस, दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। अब जब इस इमेज को देखो बच्चों, इस इमेज में ये दोनों व्यक्ति क्या ये सोच रहे होंगे कि इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है? नहीं बच्चों, इन बच्चों से अगर आप बात करोगे तो ये कहेंगे भूख लगी है, भोजन चाहिए। इन्हें क्या चाहिए बच्चों? घर चाहिए, शिक्षा चाहिए, इनके मन में ये होगा बच्चों। तो ध्यान देना, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इज द प्रायोरिटी ऑफ शुड बी ऑफ योर कंट्री। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, सबको समान अवसर मिलता है। इन द प्रोसेस ऑफ बिगनिंग ऑफ इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरिना ऑन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हम कहते हैं बच्चों कि सभी लोग पॉलिटिकल एरिना में समान हैं, उसके बाद भी इनइक्वालिटी बच्चों, ग्रोइंग इनइक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। क्यों है ऐसा? इसे कहते हैं इनएफिशिएंट रूलिंग। समझ लो, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। आप अभी ही सोच लो बच्चों, बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स ऐसे हैं जो कि डिसाइडेड वेजेस से कम पैसा देते हैं, सरकार को पता होता है लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं बच्चों जहां पर एक माप दिया हुआ है कि इतनी पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन स्कूल्स नहीं पे करते हैं। क्या सरकार को नहीं पता है? डिस्ट्रिक्ट के डीएम को पता नहीं है? जो कंप्लेन करता है बच्चों, उसे हटा दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था में आपकी कंट्री रह रही है। तो हाँ, कहते तो है पॉलिटिकल एरिना में इक्वल फुटिंग है, लेकिन बच्चों आर्थिक व्यवस्था में सभी इनइक्वल दिखाई दे रहे हैं मुझे। और लिखा हुआ है अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Their share in the total income of the countries has been increasing. अब ध्यान दो, जो मैंने यहां दिखाया था क्या लिखा हुआ है,
एक बहुत ही छोटा अल्ट्रा रिच समूह वेल्थ के बहुत बड़े हिस्से पे उसका हक है, और क्योंकि इसका पैसा बढ़ेगा अगर, तो हो सकता है कि क्योंकि कंट्री का हिस्सा है तो कंट्री का पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन रियलिटी में गरीबों को पैसा नहीं बढ़ा है इन्हीं अमीरों का पैसा जो पहले से ही अमीर थे। तो एक जो लाइन एनसीईआरटी को लिखी है कि अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है। देयरफॉर दोज एट द बॉटम ऑफ द स्टेट ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल to depend upon, their income have been declining, और कम हो रहा है। देखो बच्चों, इनका पैसा बढ़ रहा है, जो गरीब थे उनका पैसा और घट रहा है। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डज नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और रियलिटी में देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था को सुधारता हुआ नहीं दिख रहा है मेरा डेमोक्रेटिक कंट्री। इट्स अपील टू माय स्टूडेंट्स, बड़े हो, शिक्षित हो, और इस इनइक्वालिटी की तरफ काम करो बच्चों। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई कैन से कि पॉजिटिव पॉइंट पेड करूंगा कि हाँ, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस तो है हमारे समाज में। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं बच्चों, ये मेरी समाज का बच्चों ये इमेज है, अगर ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप लोग, इतना गोल घूमा चक्कर आ जाएगा बच्चों मुझे। इधर देखो, हर धर्म का व्यक्ति, हर कल्चर का व्यक्ति जिसे जिस तरह का ड्रेस पहनना है ड्रेस पहना हुआ है, शर्ट पैंट जिसे पहनना है बच्चों, ये मेरे समाज की विभिन्नताओं को दर्शाता है। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ये तो सच है। आप कभी भी इस सिचुएशन में नहीं आ जाएंगे कि पूरी तरीके से डिफरेंस को खत्म कर देंगे, करना ही क्यों है। लेकिन however we can learn to respect these differences and we can evolve a mechanism to negotiate the difference। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके साथ नेगोशिएट करके जी सकते हैं कि भैया आपके यहाँ होली है, चलिए आप होली सेलिब्रेट करिए, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके यहाँ ईद है, चलिए ईद को सेलिब्रेट करते हैं, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। क्रिसमस है, लेट्स सेलिब्रेट। ऐसे बच्चों कि एक डिफरेंट रिलीजन दूसरे डिफरेंट रिलीजन का सम्मान करे, तो इससे क्या होगा, आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे और साथ में इवॉल्व करेंगे, ऐसा डेमोक्रेसी का मानना है। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, इसके लिए सबसे बेहतर डेमोक्रेसी है जो विभिन्नताओं का सम्मान करना सिखाता है। द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक regime, but democracy must fulfill two conditions in order to achieve outcome। डेमोक्रेसी इस मामले में बहुत अच्छा है, और डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट है कि वो विभिन्नताओं का सम्मान करता है, विभिन्नताओं के साथ जीता है। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है बच्चों। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंटेशन द जनरल व्यू। क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं ऐसा रहे और हमेशा आपकी डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, तो जो भी सरकार बनती है, जो भी मेजॉरिटी की सरकार बनती है, वो हमेशा अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखे। मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादा लोग हैं, लेकिन यहां पर जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा ग्रुप नंबर ऑफ पीपल से नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान देना बच्चों, अगर आपको ये समझ में आता है, जहां मैंने आपको समझाया था कि लोग पीपल, जहां पर पीपल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, उस पावर का नाम है वोटिंग राइट्स। वोट करके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो यहां पर जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, इसके पास मेजॉरिटी होती है, इसके पास मेजॉरिटी होती है। लेकिन ये मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन का मेजॉरिटी होती है। इसे जो वोट मिला होगा, मेजॉरिटी बनी होगी, इसे मुस्लिम्स के भी वोट मिले होंगे, हिंदू के भी मिले होंगे, क्रिश्चियन के भी मिले होंगे, डिफरेंट कास्ट के मिले होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, ये मेजॉरिटी किसी एक सेक्शन की नहीं है, जबकि पूरे समाज ने इसे चुना है, तब ये मेजॉरिटी सिक्योर किया है। कंफ्यूज मत होना कि मेजॉरिटी का रूल होता है आपके इंडिया में, नहीं। मेजॉरिटी मतलब सभी लोगों ने उसे मेजॉरिटी बनाई है, तो यही बात एक्सप्लेन किया गया है। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट in the case of every decision or in case of every election, different persons and group may and can form majority। अलग अलग लोग
भी मिलकर, अलग अलग ग्रुप मिलकर भी मेजोरिटी फॉर्म कर सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है। यहाँ मेजोरिटी मतलब ये नहीं है कि किस रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं, कौन कम है, नहीं। मेजोरिटी मतलब सभी लोगों ने मिल के वोट किया है, वो मेजोरिटी फॉर्म किया है। अगर ये बात समझ में आती है बच्चों, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये इमेज दिखाई दे रही है बच्चों? क्या आपको ये इमेज दिखाई दे रही है? मैं थोड़ी बाहर निकल जाऊं। हाँ, दिखाई दे रही है बच्चों। आपको देखने से साफ साफ चल रहा है कि ये क्या है। ये एक इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है। कैसी इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों लोग हाथ सेक कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों लोग कहीं ना कहीं इक्वालिटी दिखा रहे हैं। इसका मतलब जो इसकी रिस्पेक्ट है वही इसकी रिस्पेक्ट है इसकी नजरों में। बच्चों यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सॉरी, ऊपर जाओ। हाँ, समझ रहा है कि इसे भी अपने डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है और इसे भी अपनी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो लिखा हुआ है डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो डिग्निटी की इतनी बात नहीं करता है जितनी डेमोक्रेसी करता है, कि वो भी बच्चों ग्रुप की नहीं, हर व्यक्ति की, इंडिविजुअल की। तो द पैशन फॉर रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम बेस्ड डेमोक्रेसी, लेट्स टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। महिलाओं की जो डिग्निटी पहले थी बच्चों, उससे बेहतर हुई है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। समझ रहा है कि पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जॉब करने का अधिकार नहीं था, ये सभी अधिकार थे। लिखा हुआ द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ वुमेन्स हैव क्रिएटेड व्हाट some sensitive that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society। अगर अब आपने आप को लोकतांत्रिक कहते हो तो महिलाओं का सम्मान करना इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल एज ए महिला, ग्रुप एज ए महिला, सबका सम्मान करना जरूरी है। द सेम इज ट्रू फॉर द कास्ट इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, strengthen the claims of what disadvantaged and discriminated for equal status and equal opportunity। अब मैं इस बात के लिए भी कह सकता हूं कि न केवल महिलाओं के लिए बच्चों, कास्ट के लिए, डिफरेंट कास्ट के लिए भी समानता लाने का ट्राई किया, चाहे वो रिजर्वेशन हो जाए, चाहे लोगों के बिहेवियर में हो जाए। आप अभी एग्जाम्पल एक ले लो। आप जब डोमिनोज, पिज्जा हट या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या करते हो? आप मेन्यू देखते हो, अच्छा आज खाएंगे पनीर टिक्का, आह, लस्सी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, चलो ठीक है ऑर्डर है भैया ले आइए। जिसको आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, आप उस व्यक्ति से उसका कास्ट नहीं पूछते हो, उसका नाम नहीं पूछते हो। चलो मान लो कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में गए तो वहां बैच लगा हुआ, फिर नाम देख लिया, लेकिन वो बनाने नहीं आता है। वो आपका ऑर्डर लेके अंदर पास कर देता है बच्चों, अंदर जो खाना बना रहा है आपको उसका कास्ट नहीं पता है। यस, आज के टाइम पे लोगों ने अपना व्यवहार बदला है, चीजों को बेहतर किया है, ये मैं मानता हूं। क्यों? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अधिकार है। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स डिफरेंस इन अ वे गवर्नमेंट इज रनिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट ओवर। अब ये है बच्चों, ये लास्ट वाला जो फर्स्ट कार्टून में दिखाया था आपको, उसको बारे में बताएंगे। उससे पहले बताओ, समझना बच्चों कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि वोट्स इंपॉर्टेंट है। वोट्स की पावर से बच्चों रिप्रेजेंटेटिव भी उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी का एग्जाम कभी खत्म नहीं होता है। अगर आपको वो फर्स्ट पिक्चर याद हो जहाँ बूढ़ा इंसान बैठा था, वहां पर यही लाइन हम लिखेंगे, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता है। एज इट पास वन टेस्ट, एक पास करता है, इट क्या बच्चों प्रोड्यूस अनदर टेस्ट। याद करो बच्चों, एक डिमांड आई स्टूडेंट से, दूसरी डिमांड आई सेपरेट स्टेट बना दो, नई डिमांड्स आती रहती हैं, एक खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। कुछ मिला आपको, इस लाइक मतलब पापा की बात हो गई तो पापा से, पापा कहते पापा टॉफी दे दीजिए, लो बेटा। अच्छा आप चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट। एक ड्रेस चाहिए, ड्रेस। आपको एक चीज मिलती है, आप एक और चीज की डिमांड करते हो और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाते रहते हो बच्चों। और ये डेमोक्रेसी के साथ भी है, एक चीज आपकी फुलफिल करता है, आप एक नई चीज की डिमांड रख देते हो। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी
द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और जो ये पथराव हुआ था उस बूढ़े इंसान पर, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से तारीफ ही है डेमोक्रेसी की, कि लोग कंप्लेन कर पा रहे हैं, उससे डिमांड कर पा रहे हैं, उससे मांग पा रहे हैं। ये भी तो बच्चों डेमोक्रेसी की ही तारीफ है, कि हर इंसान को अधिकार है अपने लिए कुछ मांगने का, अपने लिए कुछ बेहतर चुनने का। और इन लाइंस के साथ बच्चों मेरा ये चैप्टर और ये बुक हुआ खत्म। अब इस पांचों चैप्टर के अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। अभी टेलीग्राम चैनल बंद है, 22 तारीख के बाद से फिर से खुल जाएगा, क्योंकि नीट का पेपर की वजह से बंद किया गया है। और वहां टाइप करना अभिषेक और ब्रैकेट में लिखना सेवी, आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे सॉल्व करना। और हो सकता है बच्चों इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगा दूंगा, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।